Okay, and now we will talk about measurement of property, plant and equipment. तो स्टैंडर्ड ने इस सारे टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया है. नंबर वन इज़ इनिशियल मेजरमेंट. इसका मतलब है कि जब एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया जाता है या जब एसेट परचेज किया जा रहा होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजिबल नॉन करंट एसेट. तो इसकी मेजरमेंट किस तरह से होगी, और जब हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उसके बाद उस एसेट को किस तरह से रिटेन किया जाता है, दोबारा से उसकी रीवैल्यूएशन किस तरह से की जाती है, इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड की गाइडलाइन मौजूद है. इसे हम कहते हैं जी मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन. तो ओवरऑल इस सारे के सारे टॉपिक को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया है. नंबर वन इज़ इनिशियल मेजरमेंट व्हेन द एसेट वर परचेज्ड एंड नंबर टू इज़ मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन. सो फार एज इनिशियल मेजरमेंट इज़ कंसर्न, इसमें जब एसेट परचेज किया जाता है तो स्टैंडर्ड की गाइडलाइन ये है कि एसेट को कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया जाए. तो लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट. वंस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट, इट विल इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट. इसको कॉस्ट प्रिंसिपल के तहत कॉस्ट पे जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो कॉस्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इज़ अ परचेज प्राइस. याद रहे परचेज प्राइस के अंदर अगर कोई रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट मौजूद है तो उसको लेस कर दिया जाता है. इसमें से नेट परचेज प्राइस हमेशा कंसिडर की जाती है. ओके. और इसके बाद सेकेंडली इंपोर्ट ड्यूटीज़. बेटा इंपोर्ट ड्यूटीज़ में नॉन करंट एसेट्स पे आपने जो टैक्सेस पे किए होते हैं इनको इंपोर्ट करने के ऊपर, या फिर एनी अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस दैट आर पेड एट द पोर्ट्स, दीज आर कॉल्ड द इंपोर्ट ड्यूटीज़. और इसको भी जो है वो इसकी कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है. इसके अलावा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहा जाता है. डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे वो तमाम अखराजात हैं जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो है वो बियर किए जाते हैं. जब तक एसेट आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, जो उसका इंटेंडेड यूज़ था, जो हम उससे काम लेना चाह रहे थे, उसको वर्किंग कंडीशन में आने से पहले पहले जितने भी खर्चे हैं वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक एसी इंस्टॉल करवाना चाह रहा हूँ अपने घर में, ये एक पर्सनल एग्जांपल है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं. तो उस एसी को इंस्टॉल करने से उसका इंटेंडेड यूज़ क्या था कि मैंने उसको चलाना है और रूम टेम्परेचर या इन्वायरमेंट के लिए मुझे बेटर बनाने के लिए उसको मुझे इस्तेमाल करना है. तो उसको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैं उसको अपने रूम में इंस्टॉल कर रहा हूँ. तो दैट इज़ इट्स इंटेंडेड यूज़. तो इसके लिए मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ेगा. तो उससे पहले जितनी भी कॉस्ट जो है वो इनकर हो जाएगी, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, परचेज़ प्राइस जो मैंने पे की है. और इसके अलावा मुझे अगर कोई रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ी है या टेक्नीशियन को बुला के इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, उसने उसको टेस्ट किया है, उसकी कॉस्ट है, तो वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे. तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इसके अलावा इनिशियल एस्टीमेट ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट. अगर आपकी एसेट को रिमूव करने की कॉस्ट या
उस साइट पे जहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है उसको रीस्टोर करने की कॉस्ट जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है, तो वो भी इसकी कॉस्ट का कंपोनेंट होगा इफ़ इट कैन बी रिलायबली कंप्यूटेड। इसके अलावा these costs bring the assets to the location and working condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management, including those costs to test whether the asset is functioning properly। ये बेटा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो उसका इंटेंडेड यूज़ था, या उसके साथ साथ वो तमाम कॉस्ट जो इसको टेस्ट की करने के लिए इंकर की गई थी, तो वो भी इसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, दिस इज़ मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकग्निशन। तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अभी हमने जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स की बात की, इसकी प्राइस, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी एसेट की, और इसके अलावा वो तमाम जो है वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, वो इसका एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। कौन कौन सी कॉस्ट एसेट की या कौन कौन से कैश आउटफ्लोज या एक्सपेंसेस इसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, उसका ताल्लुक परचेज के साथ नहीं होता। स्टार्टअप एंड सिमिलर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी इस कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। इसके अलावा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी आप कह सकते हैं, वो भी इसकी कॉस्ट का हिस्सा कंसिडर नहीं किए जाते। इन तमाम को जो है वो एसेट के अंदर ऐड करने के बजाय एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकग्निशन। एसेट आपने रिकग्नाइज कर लिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड ने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। तो लेट्स रीड व्हाटसोएवर इज रिटन ऑन दिस स्लाइड। द स्टैंडर्ड ऑफर्स टू पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हियर, essentially a choice between keeping an assets recorded at cost or revaluating it to the fair value। या आप उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहने दें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको री-इवेल्यूएट कर लें उसको फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये दो क्लासिफिकेशंस आ गई हमारे पास। तो कॉस्ट मॉडल जो है या रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो उसको बड़ा नाइसली स्टैंडर्ड ने एक्सप्लेन किया है कि कॉस्ट पे अगर चलता रहने देंगे तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। कैरी द एसेट एट इट्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एंड लेस एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। एंड सेकंड वन इज रीवैल्यूएशन मॉडल। अब रीवैल्यूएशन मॉडल में कैरी द एसेट एट अ रीवैल्यूड अमाउंट, दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। आप लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट मॉडल में कैरी द एसेट्स एट इट्स कॉस्ट, उसके अंदर से लेस कर दें डेप्रिसिएशन को, एंड उसके अलावा लेस कर दें एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को। और जो रीवैल्यूएशन मॉडल है इसमें कैरी द एसेट एट अ रीवैल्यूड अमाउंट। अब रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो कैसे डिटर्मन होगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बीइंग इट्स फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन लेस एनी सब्सीक्वेंट accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses। The revised IAS 16 makes clear that the revaluation model is available only if the fair value of the item can be measured reliably। ये तो बेटा बड़ी बेसिक बात है जो स्टैंडर्ड हर जगह बताता है कि अगर आपने रीवैल्यूएशन करनी है तो उसके लिए
सबसे पहले देखें क्या उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आप मैयर कर सकते हैं। अगर फेयर मार्केट वैल्यू आप मैयर नहीं कर सकते तो फिर आप उसकी रीवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो जनरली आप एसेट्स को देखें, अगर आप बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की तो इसकी रीवैल्यूएशन बड़ी आसानी से लगवाई जा सकती है। एक्सपर्ट्स आर देयर, आप उस लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन आसानी से करवा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड अदर इक्विपमेंट्स की। ऐसे इक्विपमेंट्स जिनको आप बहुत कम सेल करते हैं, लोग बहुत कम सेल करते हैं, या उनकी इस तरह की नेचर है कि उनकी मार्केट में रेट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल देखते हैं। हर एसेट की मार्केट वैल्यू बेटा एक जैसी नहीं होती। लाइक अगर हम सेल फ़ोन की बात करें तो इस वक्त अगर मैं आईफोन एक्स मैक्स लेके जाऊँ मार्केट में तो जनरली सारों को पता है जी इस स्लैब के अंदर इस मोबाइल का रेट है, ठीक है। लाइक जी 80,000 से 90 के दरमियान ये सेल फ़ोन आपको मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू मौजूद है क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये मार्केट में सेल हो रहा है आजकल, तो इसलिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर आपसे मैं बात करूँ लाइक डिजिटल कैमरास की, तो डिजिटल कैमरास आर नॉट फ्रीक्वेंटली सोल्ड जस्ट लाइक दी सेल फोन्स, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू उतनी आसानी से नहीं मिलेगी, हर एक की अपने हिसाब से वैल्यू होगी। तो ये बड़ी एक लूज एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको बताया, ये यहाँ समझाने की कोशिश की है कि तमाम एसेट्स की मार्केट वैल्यू आसानी से अवेलेबल नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ द एसेट एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड, कि वो मार्केट में कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो इट डिपेंड्स। ओके, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ शुड एनी इंक्रीज इन द वैल्यू बी ट्रीटेड व्हेन अ रीवैल्यूएशन टेक्स प्लेस। बेटा जब हम अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यूएट करते हैं तो इसके दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। रीवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कैरिंग अमाउंट से कम भी हो सकती है। तो दोनों सूरतों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो IAS 16 की गाइडलाइन आपके सामने है। लेट्स रीड। The debit will be the increase in value in the statement of financial position. Definitely अगर आपके एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूएशन के बाद बढ़ जाती है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्ट्रांग हो जाएंगी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अभी किस तरह से होगी। और दूसरा, बट व्हाट अबाउट द क्रेडिट, कि भाई डेबिट तो कर दिया आपने, आपका एसेट बढ़ गया है, तो आप डबल एंट्री सिस्टम पे चल रहे हैं, तो इसका क्रेडिट क्या करेंगे। IAS 16 रिक्वायर्स द इंक्रीज टू बी क्रेडिटेड टू द रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो आप उसको क्रेडिट करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। अनलेस, अब ये एक बड़ी अच्छी बात है, इसके बाद अब ये एक नई बात स्टार्ट हो रही है, अनलेस द इंक्रीज इज़ रिवर्सिंग अ प्रीवियस डिक्रीज, कि भाई अगर आपका इंक्रीज़ आ गया है वो रिवर्स कर रहा है प्रीवियस डिक्रीज़ के इससे पहले जो रीवैल्यूएशन हुई थी उसमें डिक्रीज़ आया था, लॉस हुआ था, अब इंक्रीज़ आ गया है, मतलब अब का इंक्रीज़ पिछले डिक्रीज़ को रिवर्स कर रहा है, विच वॉज रिकगनाइज एज एन एक्सपेंस। जो पिछला डिक्रीज़ आया था जिसको एज एन एक्सपेंस रिकगनाइज किया था, तो आप क्या करेंगे, टू द एक्सटेंट दैट दिस ऑफसेट इज़ मेड, तो फिर ऑफसेटिंग की जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बड़ी एक बच्चों वाली एग्जांपल लूँगा, सादा सी एग्जांपल, कि मेरे पास 500 रुपये का एसेट था, पहले उसको रीवैल्यूएट किया
तो उसकी वैल्यू 450 पे चली गई, तो डिक्रीज़ आ गया। फिर किसी एक एनी पॉइंट इन टाइम पे, कोई 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जो भी कर ले, उसके बाद मैंने दोबारा इसको रिकॉग्नाइज़ किया, दोबारा इसको रीवैल्यूएट किया, तो वो 450 की बजाय अब उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 600 रुपये पे चली गई। तो 500 वाला एसेट एक रीवैल्यूएशन पे 450 पे चला गया, डिक्रीज आया, लॉस हुआ, एज एन एक्सपेंस लिखा गया। अब जो है वो 600 पे चला गया है। 50 वाला लॉस जो था वो ऑफसेट हो गया, ऊपर वाला जो 100 का जो बेनिफिट है दैट विल बी रिकॉग्नाइज एज रीवैल्यूएशन सरप्लस, और इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम। तो ये बात आपको थर्ड लास्ट लाइन में नज़र आ रही है। टू द एक्सटेंट दैट दिस ऑफसेट इज मेड द इंक्रीज इन रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, एनी एक्सेस इज टेकन to the revaluation surplus account, and revaluation surplus is a part of owner's equity। तो अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन दिस स्लाइड कि हमने इस पे बात की कि अगर एक एसेट की रीवैल्यूएशन की जाती है तो रीवैल्यूएशन के बाद दो ऑप्शंस मौजूद होती हैं। नंबर 1, उसकी प्राइस बढ़ सकती है, और नंबर 2, उसकी प्राइस कम हो सकती है आफ्टर रीवैल्यूएशन। तो ये स्लाइड जो है वो प्राइस के इंक्रीज़ को डील कर रही है कि अगर एक एसेट की रीवैल्यूएशन के बाद प्राइस बढ़ जाती है तो एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई, बैलेंस शीट की पोजीशन तो स्ट्रांग हो गई, डेबिट में एसेट आ गया, तो उसको क्रेडिट क्या करेंगे, तो क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस किया जाएगा, और वो रीवैल्यूएशन सरप्लस इज़ अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड दिस विल बी एडेड टू इनकम स्टेटमेंट। लेकिन अगर इंक्रीज तो आ रहा है, दैट इज हैविंग अ रिसेंट रीवैल्यूएशन डिक्रीज, उससे पहले जो रीवैल्यूएशन हुई थी उसमें डिक्रीज आया था, तो वो पहले वाला लॉस इस वाली इनकम के साथ ऑफसेट होके जो बाकी रह जाएगा वो इनकम जो है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाएगी। अब इस सारी बात को हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं और इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्हांस करते हैं। ओके, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस को किस तरह से ट्रीट करना है, तो ये एक बड़ी सादा सी एग्जांपल है, इसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिंकी कंपनी हैज़ एन आइटम ऑफ लैंड कैरिड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट $13,000। तो $13,000 की इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लैंड मौजूद थी। 2 years ago a slump in the land values led the company to reduce the carrying value from $15,000। 2 साल पहले एक स्लम्प आया था जो 15,000 से प्राइस को उठा के 13,000 पे ले आया था। 15,000 2 साल पहले इसकी वैल्यू थी, और स्लम्प के बाद अब जो इसकी वैल्यू है वो 13,000 है। हमने रीवैल्यूएशन की, इसका मतलब था कि रीवैल्यूएशन से इसको लॉस हो गया। ओके, कितना लॉस हुआ? $2,000 का। दिस वाज टेकन एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन द लैंड प्राइसेस इन द करंट ईयर, हाउएवर, एंड द लैंड इज़ नाउ वर्थ $20,000। अब जो है वो लैंड उसकी कीमत बढ़ के $20,000 पे आ गई है। तो ये सारी स्टोरी बेटा कुछ इस तरह से है कि आज से 2 साल पहले एक जो बिंकी कंपनी है, जो इस एग्जांपल में इसका नाम है, और इसकी एक लैंड थी जिसकी वैल्यू $15,000 थी।
एक स्लम्प आया तो प्राइसेस इसकी गिर के $13,000 पे आ गई, और अब इसकी जो वर्थ है एक प्राइसेस में दोबारा इंक्रीज़ आया है और अब प्राइसेस जो है वो बढ़ के 20,000 पे आ गई। तो एक जो डाउनफॉल या स्लम्प आया था उससे जो लॉस हुआ था दैट वाज 2K, और अब जो इसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है दैट इज़ 13,000 से बढ़ के 20,000 पे चली गई हैं, तो वो 7K आ रहा है, 7,000। तो अब हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि पहले 2,000 का लॉस सब्सिक्वेंटली हुआ और उसके बाद जो है 7,000 इसकी प्राइस में इंक्रीज़ आ गया। तो स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि आप जब रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट की वैल्यू जब गिरती है तो उसको एज ए लॉस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते हैं, और इस साइड से बैलेंस शीट से उस एसेट की वैल्यू कम कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए तो इनकम स्टेटमेंट में आप इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखते हैं जो ओनर्स की इक्विटी का पार्ट बन जाता है, और बैलेंस शीट में आप अपने एसेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं अकाउंट फॉर द रिवैल्यूएशन इन द करंट ईयर्स, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। डबल एंट्रीज, डेबिट जो है चूँकि अब 13,000 से प्राइस बढ़ के 20,000 पे आ गई है, तो एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 7,000, वो जितने के भी एसेट थे उसमें $7,000 का इंक्रीज़ आ गया। अब 7,000 जो इंक्रीज़ आया है, अगर सब्सीक्वेंट लॉस ना हुआ था तो वो सारे का सारा रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाना था, लेकिन चूंकि पहले सब्सीक्वेंट लॉस मौजूद है 2,000 का, तो इसमें स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि आपने उसको ऑफसेट करना है। तो जब लॉस हुआ था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने इनकम स्टेटमेंट पे लॉस रिकॉग्नाइज किया था, अब उसको ऑफसेट किया, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी 2,000 से। दिस इज़ द ऑफसेटिंग ऑफ लॉस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट इन द प्रीवियस ईयर्स। और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो बच जाएगा वो 5,000 रुपये का सरप्लस है। तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। नोट द क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन सरप्लस विल बी शोन under other comprehensive income. This will be the part of other income and will be subsequently transferred to shareholder equity account. तो again this is the whole treatment of revaluation surplus. गाइडलाइन ये थी कि अगर आपको रिवैल्यूएशन के बाद प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो एक साइड पे बैलेंस शीट को इंक्रीज़ कर देना है, स्ट्रेंथन कर देना है, दूसरी साइड पे इनकम स्टेटमेंट पे रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। अगर इससे पहले कोई लॉस मौजूद हो रिवैल्यूएशन का तो आपने उसको ऑफसेट करना है, और ऑफसेट करने के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में उसको क्रेडिट करना है। तो दिस इज़ दी होल स्टोरी ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। नाउ फर्दर वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिवैल्यूएशन डेफिसिट। लॉस भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यू कम भी हो सकती है। अब हम इसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, दिस इज़ दी स्टोरी ऑफ रिवैल्यूएशन डेफिसिट, कि जब डेफिसिट आ जाए तो बेटा उसकी ट्रीटमेंट भी उसी तरह से होगी। द केस इज़ सिमिलर फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन। एनी डिक्रीज शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस except where it offsets a previous increase taken as revaluation surplus in owner equity account। अगर इससे पहले कोई इस रिवैल्यूएशन से पहले कोई सरप्लस आ चुका है तो उसको ऑफसेट करना है, और अगर सरप्लस नहीं आया तो वो सारे का सारा एज एन एक्सपेंस जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। एनी डिक्रीज ग्रेटर देन द प्रीवियस अपवर्ड इंक्रीज इज वैल्यू मस्ट बी टेकन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अभी इसी की हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो मैं इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की
प्राइस गिर जाती है तो उसको रीवैल्यूएशन डेफिसिट कहते हैं। तो रीवैल्यूएशन डेफिसिट की सूरत में जितना डेफिसिट आया है वो आपका इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके बाद इसको हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रीवैल्यूएशन डेफिसिट। तो देखते हैं, लेट अस सिंपली स्वैप अराउंड द एग्जांपल गिवन अबव। इससे पहले जो एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे अभी, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो थी 2 साल पहले उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 थी। उसी एग्जांपल को दोबारा लेके चलते हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 15,000, रीवैल्यूएट अपवर्ड्स टू 20,000 2 ईयर अगो। 2 साल पहले उसकी प्राइस अपवर्ड चली गई $20,000 पे। द वैल्यू हैज़ नाउ फॉलन टू 13,000। अब उसकी प्राइस गिर के 20,000 से $13,000 पे आ गई है। तो इससे जो हम देख सकते हैं कि प्राइस 15,000 से 20 पे गई, पहले 5,000 का एक सरप्लस आया, फिर प्राइस गिरी और 7,000 का डेफिसिट आया। लेकिन इस 7,000 डेफिसिट के पीछे एक 5,000 का रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था। तो स्टैंडर्ड हमें कहता है कि अगर ऑलरेडी एक सरप्लस मौजूद हो तो उसको ऑफसेट किया जाता है, नेट ऑफ किया जाता है। तो सोल्यूशन देखते हैं। द डबल एंट्रीज, सबसे पहले क्रेडिट में आपका एसेट जो है उसकी वैल्यू 7,000 रुपया गिर गई। अब वो 20,000 से 13,000 पे आ गया। तो वो 5,000 जो था, जो इनिशियली 15,000 से 20,000 तक जब पहले प्राइस गई थी वो सरप्लस आया था और हमने उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लिया हुआ था, उसको ऑफसेट करना है। तो अब उसको डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस को, जो पहले 5,000 हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो वो जब हुआ था उसको हमने क्रेडिट किया था, अब हम उसको ऑफसेट करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। तो बाकी बचा 2,000, दैट इज़ लॉस दैट विल बी रिटर्न इन द इनकम स्टेटमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रीवैल्यूएशन डेफिसिट। तो आपने स्टैंडर्ड की बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन जो है वो इसके ऊपर मौजूद है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने रीवैल्यूएशन सरप्लस और डेफिसिट पे बात की है और इसको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की है। लेकिन ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर एसेट को डेप्रिसिएट भी किया जा रहा हो। नॉर्मली बेटा रीवैल्यूएशन जो है वो एसेट्स की सेल करते वक्त की जाती है, लेकिन अगर ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ हम इसको रीवैल्यूएट करें और उस एसेट को हम डेप्रिसिएट भी कर रहे हों तो ये वर्किंग थोड़ी सी ट्रिकी और कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाती हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल विद दिस टेक्स्ट दैट इज़ रिटन ऑन दिस स्लाइड। देयर इज़ अ फर्दर कॉम्प्लिकेशन व्हेन a revalued asset is being depreciated. As we have seen, an upward revaluation means that the depreciation charge will increase. देखें, अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके ऊपर जो चार्ज की जाने वाली डेप्रिसिएशन है उसमें भी इंक्रीज आ जाएगा। नॉर्मली अ रीवैल्यूएशन सरप्लस इज़ only realized when the asset is sold, but when it is being depreciated, part of that surplus is being realized as the asset is used. तो यहाँ तक जो है हमने देखा, जब एसेट सेल किया जाता है नॉर्मली रिवैल्यूएशन तब की जाती है, और जब उसको डेप्रिसिएट किया जा रहा हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। द अमाउंट ऑफ सरप्लस रियलाइज्ड इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट एंड द डेप्रिसिएशन विच वुड हैव बीन चार्ज ऑन द एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसमें सरप्लस इस तरह से निकलेगा कि एक वो डेप्रिसिएशन जो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे करते आ रहे थे और एक वो डेप्रिसिएशन जो आपने रीवैल्यूएशन के बाद आने वाली अमाउंट पे की,
उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डेप्रिसिएशन प्राइस बढ़ गई है, दैट इज़ सरप्लस। तो उस सरप्लस को आपने ट्रांसफ़र करना है रिटेन्ड अर्निंग पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग बट नॉट थ्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो इसकी भी गाइडलाइन जो है वो इस स्पेसिफिक वर्किंग जो है इसके ऊपर मौजूद है। अब इस सारी थ्योरी को हम न्यूमेरिकल के साथ जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Okay, this is the example that deals with the revaluation along with the depreciation. तो अब let's read this example. Crinkle company bought an asset for 10,000 at the beginning of 2006. 2006 के स्टार्ट पे क्रिंकल कंपनी ने एक एसेट ख़रीदा जिसकी कीमत थी $10,000। इट हैड एन यूज़फुल लाइफ ऑफ 5 years। इसकी 5 साल यूज़फुल लाइफ थी, 5 साल इसने डेप्रिशिएट होना था। ऑन 1 जनवरी 2008 द एसेट वॉज रीवैल्यूड टू $12,000। 2008 में इस एसेट की रीवैल्यूएशन की गई तो उसकी जो नई वैल्यू आई है दैट इज़ 12,000, जो 10,000 से बढ़ के 12,000 पे चली गई। तो 2,000 रुपये का सरप्लस जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन देखें, एसेट की वर्किंग लाइफ 5 साल थी, अभी 2 साल हुए हैं उसको, 2006 से 8 तक। अब उसकी रीवैल्यूएशन हो गई है, 3 साल उसकी अभी वर्किंग लाइफ पड़ी हुई है। अब इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 10,000 है, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कुछ और थी, रीवैल्यूएशन के बाद ये 12,000 का हो गया। रीवैल्यूएशन के बाद की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी क्रिएटेड एज रीवैल्यूएशन सरप्लस एज पर द गाइडलाइन ऑफ IAS 16। द एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो उसी तरह 5 साल ही थी, 2 साल गुजर चुके में हैं और 3 साल जो है वो इसके रहते हैं। ओके, अकाउंट फॉर द रीवैल्यूएशन एंड स्टेट द ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2008 एंड ऑनवर्ड्स। तो इसका सलूशन भी आपके सामने है। ऑन 1 जनवरी 2008 द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज़ 2008 में इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? स्टार्ट में 2006 में तो 10,000 थी, लेकिन इसकी 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस होनी है, 5 साल इसकी वर्किंग लाइफ है। तो 10,000 को अगर हम डिवाइड करें 5 सालों में तो हर साल की स्ट्रेट लाइन के तहत 2,000 डेप्रिसिएशन आती है। तो 2 साल के बाद 2006 में ये ख़रीदा गया था, 2008 में 2,000 और 2,000 4,000 इसकी वैल्यू लेस हो गई, ओरिजिनल कॉस्ट में से 4,000 माइनस किया गया, तो अब इसकी कैरिंग वैल्यू है 6,000 आफ्टर 2 years, परचेज़ के 2 साल बाद 6,000 इसकी कैरिंग वैल्यू है। अब 2008 में इसकी जो रीवैल्यूड अमाउंट थी दैट वाज 12,000। तो सरप्लस कितना आया फॉर द रीवैल्यूएशन? डेबिट एसेट वैल्यू 6,000, 6,000 इसलिए बढ़ी कि कैरिंग वैल्यू 2006 में 6,000 थी, लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट 12,000 थी, तो इंक्रीज़ आया 6,000 का, वो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो भी 6,000 से क्रेडिट हो गया। द डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट 3 years विल बी, अगले 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अब वो 12,000 एक नई अमाउंट आई है, अगले 3 साल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ और है, 12,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4,000 डेप्रिसिएशन आ रही है कंपेयर टू द डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ 10,000 डिवाइड बाई 5। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन देखें तो वो डेप्रिसिएशन थी
दो हज़ार पर ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे 10,000 पे ख़रीदा गया था। 5 साल इस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ थी, तो पर ईयर 2000 आ रहा था। रीवैल्यूएशन के बाद पर ईयर इसका जो रेट है वो 4000 पे चला गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ओके, depreciation for the next 3 years will be 4000 compared to depreciation on cost that was 2000. So each year the extra 2000 can be treated as a part of surplus which has become realized. तो फिर आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग। ये जस्ट जो है वो ये भी ओनरशिप है, उसकी शेयर होल्डर्स की ओनरशिप है रिटेन्ड अर्निंग, और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी उनकी ओनरशिप का अकाउंट है। दिस इज़ अ मूवमेंट ऑन ओनर्स इक्विटी ओनली, नॉट एन आइटम इन द इनकम स्टेटमेंट। इसमें इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं हो रही। दिस इज़ जस्ट इन द चेंज ऑफ टू सेपरेट ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स, वन इज़ रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड अदर इज़ रिटेन्ड अर्निंग। तो होपफुली आपको इसकी जो है वो समझ आ गई है कि अगर डेप्रिसिएशन के साथ रीवैल्यूएशन होती है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देयर रिकग्निशन, measurement and depreciation and revaluation. Now we will talk about further the depreciation of property plant and equipment in the upcoming lectures. तो बेटा आपको अगर इसमें ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ग्रुप में या इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।